हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक टॉपिक, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक हमने ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बीजगणितीय विधि के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो अगर हम बात करें तो सामान्यतः किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधियां आप सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। जो पहली विधि होगी वो आपकी होगी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि आप पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। और तीसरी विधि आपकी होगी वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपके हाई स्कूल के लेवल में आपका पहला और दूसरा ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% बनेगा, ये बात बिल्कुल जान के रखिए। तो प्रतिस्थापन विधि को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 जो कि प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में विलोपन विधि और ऐसे ही वज्र गुणनखंड विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। और प्रतिस्थापन विधि को सीखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो कि आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। तो चलते हैं, लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल और देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने से क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 7 आपकी बुक का है। कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और रैखिक समीकरण आपको दिया गया है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो समझिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। जो भी आपका इक्वेशन दिया गया है, जैसे आपको पता है कि पहला इक्वेशन आपका 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लीजिए। और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी पहला स्टेप क्या होगा प्रतिस्थापन विधि लगाने का, कि आप किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, ठीक है। चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट को पिक करिए, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड को पिक करिए, और वहां से किसी एक चर को ना आप एक ही साइड में रख दीजिए, यानी एक चर का मान दूसरे चर पर आप निकाल लीजिए। कैसे, देखिए, अगर हम यहाँ पर समीकरण एक से बात करें, किससे, समीकरण एक से, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक आपका है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर 7x को हम ऐसे ही रहने देते हैं 2, और माइनस 15y का साइड चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 15y। और मुझे यहाँ पर वेरिएबल केवल x चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 15y बाई कितना, 7। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिए कि जो आपने समीकरण 3 को बनाया है ना, ये आपका समीकरण 1 से बना है। और जब आप समीकरण 1 लेंगे तो जो समीकरण 3 आएगा उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 पर, ठीक है। तो यही बात लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण एक में कि दो में, एक से निकाला है तो कहाँ रखूंगा, दो में, समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित
करने पर। चलिए, तो समीकरण एक आपका है यक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना 3 और यक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना तो 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना 3। ठीक है, अभी क्या करूंगा यहाँ 2y बाई 1 लिख सकता हूँ और 7 और 1 का एलसीएम आप जानते हैं कितना होता है 7 होता है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट होगा 2 प्लस 15y में 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2 प्लस 15y 2 प्लस 15y और प्लस 7 दूनी 14y बराबर कितना 3 और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का 3 में तो आपके पास बचेगा 2 प्लस 15y और 14y जोड़ेंगे तो कितना 29y बराबर 7 तिया 21। ठीक है, और अभी यहाँ पर हो जाएगा 29y बराबर 21 प्लस 2 का साइड चेंज -2 और फाइनली आपके पास निकल के आएगा कितना 29y बराबर 21 में से 2 घटा तो आप कहेंगे 19 यानी y बराबर आ जाएगा आपका 19/29। ठीक है, ये y की वैल्यू निकल के आई। अब इसी y का मान आप चाहे समीकरण 1 में 2 में या 3 में पुट कर देंगे आपको यक्ष का मान पता चल जाएगा। तो मैं इस y का मान रखूंगा कहाँ पे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y इज इक्वल्स टू 19/29 रखने पर तो समीकरण 3 आपका है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y और y की वैल्यू आपने निकाला है कितना 19/29 और पूरे का बटे कितना पूरे का बटे है आपका 7। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको तो यक्स इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 प्लस 15 नवैया 135 की 5 हासिल कितना तो आप कहेंगे हासिल होगा 13 और 15 एकन्नम 15 15 13 15 13 आपका हो जाएगा 28/29 और पूरे का बटे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अगर आगे इसी यक्स को और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बाई 1 लिख सकते हैं और 29 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 29 और 29 दूना तो आप कहेंगे 29 दूना 58 58 प्लस 285 बटे कितना 7 यानी इसी बात को आप लिख सकते हैं 285 में 58 जोड़िए 8 5 13 3 हासिल 1 और 8 5 13 1 14 हासिल 1 और 2 1 3 343 बटे 29 और पूरे का बटे 7 7 से 343 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 चौके 28 6 34 और 6 3 63 7 नवैया 63 यानी यक्स की जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आपका हो जाएगा 49/29। ठीक है, 49/29 ये आपके यक्स और वाई के मान निकल के आए। तो प्रतिस्थापन विधि में जनरली हमने पढ़ा क्या कि आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे और उन दोनों इक्वेशंस में आपको क्या करना है किसी भी एक इक्वेशन को आपको ले लेना है और वहां से एक वेरिएबल को आपको एक साइड में रखना है बाकी सारे टर्म्स को आपको लेके चले जाना है दूसरे टर्म में और ऐसा आप करेंगे तो आपका समीकरण नंबर 3 बनेगा। जिस इक्वेशन से आपने समीकरण 3 बनाया होगा उसके अदर इक्वेशन पर आप इस समीकरण 3 की वैल्यू पुट करेंगे आपको y की वैल्यू या x की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी वैल्यू मिलेगी आपको उस वैल्यू को रख देना है समीकरण नंबर 3 पे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या दूसरा वेरिएबल। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न से और समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 7 आपको समझ में आया होगा और लेते हैं उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है समझिएगा। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न था वो ऑलरेडी मैंने आपको कराया है लेकिन फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति को आपको किसमें बताना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स मान लेते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होगा? माना आफताब आफताब की वर्तमान आयु की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, कितना है? y वर्ष है। तो पहला शर्त क्या कह रहा है? लिखिएगा, प्रथम शर्त से। और पहली शर्त क्या है आपकी? कह रहा है कि वह अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, और मैंने आपको बताया कि जब भी पूर्व की बात की जाएगी तो आप करंट एज में से उतना साल माइनस कर देंगे जितने की बात कर रहा है। तो वर्तमान में चूंकि आफताब है x साल का, तो 7 वर्ष पहले रहा होगा x माइनस 7 साल का। बोलिए हाँ कि नहीं? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितने की रही होगी? तो आप कहेंगे y माइनस 7। तो y माइनस 7 का 7 गुना कौन था? आफताब की उम्र थी। ठीक है, अब इसी इक्वेशंस को आप ना सिंपल तरीके से बना लीजिए। कैसे? x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y और माइनस 7 सता 49। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 7y माइनस 49, और ध्यान दीजिए माइनस 7 का साइड चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस 7। माइनस 7 का साइड चेंज करेंगे प्लस 7, यानी आपके पास बचेगा कितना? यक्स बराबर 7y 49 में से 7 घटाइए कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42, और चूंकि 49 बड़ा है इसलिए ये आपका माइनस में रहेगा और आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, द्वितीय कंडीशन आपका दिया है, द्वितीय समीकरण से द्वितीय समीकरण से या द्वितीय शर्त बोल लीजिए, ज्यादा सही पड़ेगा। द्वितीय शर्त से। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, और आफताब की पुत्री की एज हो जाएगी y प्लस 3। और कह रहा है कि दोनों की एज को बराबर कब करेंगे? जब पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो पुत्री की आयु और आफताब की आयु दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिया 9। तो यहाँ पर हो गया आपका यक्स प्लस थ्री का साइड चेंज कर लीजिए। ठीक है, प्लस 3 का क्या कर देंगे? साइड चेंज कर देंगे, तो अपने पास बचेगा यक्स इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, और प्लस 3 का साइड चेंज करेंगे -3, यानी x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3y प्लस 6। ये आपका हो गया कितना? समीकरण नंबर 2। और ध्यान दीजिए यक्स की वैल्यू को ना आप y के टर्म में प्रतिस्थापित कर दीजिए। क्या कहेंगे? समीकरण एक से x बराबर 7y माइनस 42 प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर चलिए यक्स की जगह हम रख देंगे कितना? तो आप कहेंगे 7y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो 7y को 7y रहने देता हूँ, प्लस 3y का साइड चेंज करूंगा, -3y इज इक्वल्स टू 6, और -42 का साइड चेंज
प्लस 42, और आप जानते हैं 42 6 कितना होता है, तो 48। ठीक है, और 7y में से 3y घटेगा 4y, और 4y की वैल्यू निकल के आई कितना, 48। और आप जानते हैं कि y बराबर हो जाएगा कितना, गुणा का साइड चेंज होता है भाग में, तो 48/4, और 4 बराबर में 48। तो y की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 12। y बराबर कितना आ गया, 12। और यही y का मान आप समीकरण 1 में पुट कर देंगे, आपको यक्ष पता चल जाएगा। और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, और नया पेज अपना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण 1 में ना y बराबर 12 रखने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y इज इक्वल्स टू 12 रखने पर, रखने पर। और समीकरण 1 है कितना, आप कहेंगे समीकरण 1 है यक्स बराबर 7y माइनस 42। तो समीकरण 1 आपका है यक्स बराबर 7y माइनस 42, और y की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 12। तो यक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 गुना 12 माइनस 42, और x बराबर हो जाएगा 12 सते 84 माइनस 42। तो यक्ष बराबर 4 में से 2 घटाइए, आपका हो जाएगा 2, और 8 में से 4 घटेगा 4। ठीक है, तो यक्ष की फाइनल वैल्यू निकल के आई कितना, 42। अतः हम कह सकते हैं, अतः आफताब की आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने यक्ष माना था, यक्ष बराबर कितना, 42 वर्ष, तथा उसकी पुत्री, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, 12 वर्ष, 12 वर्ष। अगर यहाँ पर इस प्रश्न को वेरीफाई करें, ठीक है, क्या करें, इस प्रश्न को अगर हम वेरीफाई करें, तो पहला कंडीशन क्या कहा था समझिए। पहला कंडीशन आपसे कहा था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो करंट में ध्यान दीजिए, आपका है कौन, आफताब है, और एक तरफ है उसकी पुत्री। अगर मैं कहूं कि आफताब की वर्तमान आयु आपने निकाला है कितना, 42 वर्ष, जबकि उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व अगर मैं बात करूं, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब रहा होगा कितने का, तो आप कहेंगे 42 में से 7 घटा दीजिए, तो 35। बोलिए हाँ कि नहीं। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री कितने की होगी, तो 12 में से 7 घटाएंगे 5। क्या ये 7 गुना है, बिल्कुल, 5 सते 35। ऐसे ही दूसरा कंडीशन कह रहा है कि, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, तो 3 वर्ष बाद आफताब होगा कितने साल का, 42 3 45 साल का, जबकि आफताब की पुत्री कितने की हो जाएगी, 12 3 15 साल की, और 15 का 3 गुना आपका कौन होगा, आफताब होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये प्रश्न लगना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं। चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका है उदाहरण नंबर 9। और उदाहरण नंबर 9 को अगर हम देखें, तो कह रहा है कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ना कुछ पेंसिल्स हैं और कुछ रबड़ हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम वेरिएबल्स मान लेते हैं। कैसे, देखिएगा, माना एक पेंसिल एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत कीमत ₹X तथा
एक रबड़ की कीमत रुपए वाई है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 9 रुपए। तो पहली कंडीशन कहा है कि एक पेंसिल की कीमत यक्स, तो 2 पेंसिल की कीमत 2 यक्स, तथा 3 रबड़, एक रबड़ की कीमत वाई, 3 रबड़ की कीमत 3 वाई, बराबर है किसके? 9 रुपए के। ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। जबकि कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 है। तो 4 पेंसिल और 6 रबड़, 6 रबड़ की कीमत कितना है? 18 है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, और प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको बताया कि किसी भी आप ना एक समीकरण को पिक करिए और वहां से उसका बायां पक्ष या दायां पक्ष आप एक वेरिएबल में रखिए, बाकी सारे टर्म्स को आपको लेके जाना है दूसरे साइड में। ठीक है। तो मैं यहाँ पर समीकरण एक को लेता हूं। तो समीकरण एक से, और समीकरण एक आपका कह क्या रहा है? समीकरण एक है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना? 9। तो मैं यहाँ यक्स को पकड़ता हूँ, यानी 2x अगर एक ही साइड में रखूंगा तो प्लस 3y का साइड चेंज करूंगा, माइनस 3y, तो 9 माइनस 3y। अभी मुझे वेरिएबल्स में ना केवल यक्स को रखना है, तो ये दो इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या करेगा? भाग करेगा, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 3y/2। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। और इस समीकरण 3 की वैल्यू मैंने निकाला है कहाँ से? समीकरण 1 से। तो समीकरण 3 का मान रखूंगा कहाँ पर? 2 पर। ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर चलिए समीकरण 2 में आप यक्स की वैल्यू पुट करिए। तो 4, और यक्स की वैल्यू है कितना? 9 माइनस 3y बाई कितना? 2 इज प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना? 18। तो 2 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बार में सिंप्लीफाई होगा, और 2 का अंदर गुणा लगाएंगे तो 2 9 18 माइनस 2 3 6y, और प्लस कितना? 6y बराबर 18। ध्यान दीजिएगा 6y से आपका 6y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 18 बराबर 18 मिला। ठीक है। जबकि हमको चाहिए क्या था? यक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर चूंकि यक्स और वाई का मान जब हमने प्रतिस्थापन विधि लगाया तो आपका वेरिएबल ही क्या हुआ? नेग्लेक्ट हो गया, यानी कैंसिल आउट हो गया। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में अगर हम कहें कि 18 बराबर 18 का क्या मतलब है, तो आप समीकरण को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 एक दूसरे के क्या है? संपाती होंगी। ये रेखाएं परस्पर क्या होंगी? संपाती होंगी। कहने का मतलब y के प्रत्येक वैल्यू पर यक्ष का मान संभव होगा, यानी आप y के जितने भी मान लेंगे यक्ष के उतने ही मान निकलते जाएंगे। इसके अनंत हद होंगे। बात समझ पाए कि नहीं? और ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? और इस कंडीशन में आप यक्ष और वाई के मान को ना, मतलब यूनिक मान नहीं कह सकते हैं, बस यही समझिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उदाहरण नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पर अगर आपको और लिखना हो तो लिख दीजिएगा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 समपाती रेखाओं को निरूपित करते हैं, इसलिए यक्ष और वाई के अनंत मान प्राप्त होंगे। लिख ही दीजिए। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 परस्पर परस्पर संपाती संपाती रेखा को संपाती रेखा को
निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। अतः अतः x व y के अनंत हल संभव है, अनंत हल संभव है। ध्यान दीजिए एक बात, आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कोई भी दो रेखाएं यदि परस्पर एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक यूनिक हल संभव होगा, और अगर समपाती है तो अनंत हल होगा, और अगर समांतर है तो समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, जो कि आपका उदाहरण नंबर 10 है। और उदाहरण नंबर 10 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो जनरली आप वैसे भी जानते हैं कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हैं। तो यानी यहाँ पर भी आपका यक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा ना वो निकाल पाना ही संभव नहीं होगा। कैसे, समझिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है समीकरण यक्स प्लस 2y-4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, समीकरण 1 से अगर हम y की वैल्यू में मान निकालते हैं तो समझिएगा समीकरण 1 से क्या कह रहा है। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपका है यक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो हमें यक्स चाहिए, यक्स बराबर -4 का साइड चेंज करूंगा +4, और प्लस 2y का साइड चेंज होगा -2y। ये आपका समीकरण नंबर 3 मिला। और समीकरण 3 को हमने जनरेट किया समीकरण 1 से, इसलिए 3 का मान रखूंगा कहाँ पर, 2 पर। तो समीकरण 2 में 2 का मान, ऐसा लिखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर करने पर तो समीकरण, ऐसा लिखना चाहिए था यार कि समीकरण 3 का मान ना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए, समीकरण 2 आपका है क्या, 2x, और यक्स की जगह आप कितना रखेंगे, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12, 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 का गुना 2 में लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4y, और प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 4y से 4y कैंसिल आउट होगा और 12 में से 8 घटेगा, -4 बराबर 0। क्या -4 बराबर 0 वैल्यू पॉसिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -4 0 के बराबर थोड़ी ना होता है। यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः यक्ष व वाई के अतः यक्ष व वाई के हल प्राप्त करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। चूंकि चूंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 एक दूसरे के एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर होंगी समांतर होंगी और प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी नहीं
करेंगी। ठीक है। और जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि आप इनका समीकरण का हल भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में फिर मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी को मजबूती से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।